हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 11। और आज का टॉपिक है हमारा साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है, उसकी कार्यविधि क्या है और उसको किस सीमाओं तक हम यूज कर सकते हैं, लिमिटेशन क्या है, ये सब कुछ हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि साइक्लोट्रॉन ये है क्या। तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है या ऐसी मशीन है जो आवेशित कणों या अथवा आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करता है। बात क्लियर हो गई? यानी कह सकते हैं कि एक मशीन है एक जो आवेशित कणों या आयनों को, विशेष तौर से जो साइक्लोट्रॉन है वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या अल्फा कणों को ये त्वरित करता है। त्वरित करने से तात्पर्य यह है कि इसको इतनी तेजी से घुमाता है कि इसका वेग इतना ज्यादा हो जाता है इन आवेशित कणों का कि उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। बात क्लियर हो गई? यानी कह सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसी मशीन है जो आवेशित कणों अथवा आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित कर सकती है या उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित किया जा सकता है। ठीक है। और इसका जो आविष्कार है वो किया था लॉरेंज और लिविंगस्टन नामक वैज्ञानिक ने सन 1934 ईस्वी में। अब देखिए इसमें परिभाषा तो इसकी होगी साइक्लोट्रॉन की कि ये ऊर्जा को त्वरित करने में, यानी ऊर्जा को या गतिज ऊर्जा को बढ़ाने में इलेक्ट्रॉनों साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है। लेकिन अब बात आती है कि ये जो ऊर्जा हम इतनी अगर बढ़ा लेंगे तो उसका यूज कहाँ करेंगे। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें हम एक लिमिटेशन भी हम पढ़ेंगे भी कि इलेक्ट्रॉन को हम इस मशीन द्वारा त्वरित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका भी रीजन हम बाद में बताएंगे। ये कोई विशेष तौर से ये अल्फा कण या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन आवेशित कणों को ये त्वरित करता है। तो मान लेते हैं जैसे अगर किसी नाभिकीय संरचना का अध्ययन करना है तो क्या करते हैं, उसमें हम अल्फा कणों को अंदर नाभिक के अंदर प्रवेश कराना चाहते हैं। तो जानते हैं कि अल्फा कण और नाभिक दोनों धनावेशित होते हैं। अब धनावेशित होते हैं तो साधारणतया अल्फा कण उसके अंदर तो नहीं जा पाएगा नाभिक के अंदर। जब हम उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा दे देंगे अल्फा कण में, यानी बहुत उसका अल्फा कण का वेग जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो नाभिक और अल्फा कणों के कर्षण होने के बावजूद भी वो नाभिक के अंदर प्रवेश कर जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि साइक्लोट्रॉन जो है ये आवेशित कणों की ऊर्जा को इतना बढ़ा देता है कि वो नाभिक के अंदर इंटर कर जाता है। और इसकी सहायता से हम नाभिक की संरचना के बारे में या नाभिकीय क्रियाओं को कराने में इसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। तो इसको हम लोग भाषा के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से आवेशित कणों अथवा आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित किया जा सकता है। इसका आविष्कार सन 1934 ईस्वी में लॉरेंज तथा लिविंगस्टन ने किया था। दो वैज्ञानिक है अलग अलग, दोनों ने मिलकर के इसका आविष्कार किया था और इसका उपयोग नाभिकीय संरचनाओं के अध्ययन में किया जाता है। ठीक है। यानी आप ये समझिए कि जो साइक्लोट्रॉन जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ये एक कहानी है और कहानी कोई राजा रानी की नहीं है। इसमें कहानी है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की। यानी जब कोई आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका प्रभाव कैसा होता है, उसका दोनों का संयोग कैसा है, यानी संयुक्त प्रभाव कैसा है, वो हम इस साइक्लोट्रॉन में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं हम लोग इसकी संरचना की। तो संरचना हम लोग कैसे इसकी बनाते हैं, तो संरचना बनाना बहुत आसान है। इसमें होता क्या है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पिज्जा का बेस देखा ही होगा। और पिज्जा के बेस को अगर हम बीच से काट दें, पिज्जा कैसा होता है, बिल्कुल वृत्ताकार रूप में एक प्लेट होती है और उसको अगर बीच से अगर काट देते हैं दो अर्धवृत्त हमको मिल जाते हैं। ठीक है ना। यानी एक कह सकते हैं कि दो सेमी सर्कुलर डिस्क हमको मिल जाती हैं।
उन सेमी सर्कुलर डिस्क को अगर हम पास पास रख दें, थोड़ा गैप दे करके, ठीक है ना, तो ऐसी संरचना कुछ उसकी होती है। चलिए बनाते हैं हम लोग संरचना इसकी, इसको नोट कर ले पहले। तो हेडिंग लगाइए इसकी सब रचना क्या हो, कैसी होती है। तो रचना पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद इसकी भाषा भी हम लोग लिख लेंगे। रचना बहुत आसान है। इसमें डी के आकार के, डी समझते हैं ना इंग्लिश के अक्षर का जो डी होता है, उस आकार के दो खोखले पात्र होते हैं। अब जो पिज्जा खोखला हो और उसको बीच से काट दिया जाए तो ऐसी आकृति एक दिखेगी और दूसरी आकृति भी हमको इस प्रकार से दिखेगी, और उनको थोड़ा सा गैप दे करके रख दिया जाता है, बीच में थोड़ी सी जगह हो, मिला देंगे तो दोनों एक सर्कुलर शेप में दिखेंगे। और ये कैसे होते हैं, ये धातु के बने होते हैं और खोखले होते हैं, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पर जो खाली जगह होती है, उस खाली जगह में हम उस आवेशित कण को रखते हैं जिसको हमको त्वरित करना होता है। तो यहाँ बीच में तो आवेशित कण रख दिया जाता है, ठीक है ना, जिसको हमको त्वरित करना है। और ये जो दो पात्र हमने दिए हैं इसको कहा जाता है डीज कहते हैं। डी के आकार होने का क्या कहते हैं, डीज, यानी दो डीज हो गए। एक इसका नाम दे देते हैं हम लोग D1 और इसका नाम दे देते हैं D2, दो डीज हो गए, ठीक है। और इन डीज को हम एक ऑसिलेटर से जोड़ देते हैं। ऑसिलेटर मीन्स एक प्रत्यावर्ती विभव स्रोत है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, यानी इसको हम लोग दोलित कहते हैं। ऑसिलेटर मीन्स दोलित, इसको दोलित कहते हैं। और इसका जो वोल्टेज होता है वो लगभग 10 की घात 15 वोल्ट, और जो फ्रीक्वेंसी इसकी होती है, फ्रीक्वेंसी वो होती है 10 की घात 6 या 10 की घात 7 है, 10 मिलियन आप समझिए, 10 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज, 10 से 15 मेगाहर्ट्ज के बीच में इतनी हाई फ्रीक्वेंसी का एक ऑसिलेटर लगा होता है, जो एक दोनों प्लेटों यानी जो दो डिस्क जो लगे हुए हैं, डीज लगे हुए हैं, उनके बीच एक उच्च विभव, प्रत्यावर्ती विभव उत्पन्न करता है। प्रत्यावर्ती विभव तो समझते ही क्या होता है। प्रत्यावर्ती विभव का मतलब होता है कि कभी ये वाली प्लेट धनात्मक होगी, कभी ये वाली प्लेट धनात्मक होगी। अगर ये धनात्मक हो तो ये ऋणात्मक होगी, ये धनात्मक होगी तो ये ऋणात्मक होगी, यानी इसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज होती रहती है, ठीक है ना। तो ऑसिलेटर का काम ही यहाँ पर है इस डीज की पोलैरिटी को चेंज करते रहना थोड़ी थोड़ी देर में। अब कितनी देर में करना है ये भी हम बताएंगे। तो इसका ऑसिलेटर का काम समझ में आ गया। ऑसिलेटर का मतलब होता है कि इस डीज की पोलैरिटी यानी प्लस माइनस को चेंज करते रहें थोड़ी थोड़ी देर में, ठीक है ना। और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब बहुत तेजी से चेंज करता है, ठीक है। और ये जो हाई पोटेंशियल लगाया गया, इसका मतलब है कि इन दोनों जो डीज हैं इनके बीच जो खाली स्थान है, इसके बीच बहुत प्रबल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये हाई वोल्टेज जो होता है, भाई वोल्टेज बहुत हाई है और गैप इनके बीच बहुत थोड़ा रखा जाता है, तो विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, देखो E बराबर होता है V/D, विभवांतर अपान उनके बीच की दूरी। वोल्टेज ही बहुत ज्यादा हमने रखा है और गैप को भी बहुत कम रखा है, यानी डी को का मान बहुत कम है, V का मान बहुत ज्यादा है, तो E कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा, नहीं बहुत प्रबल विद्युत क्षेत्र इन दोनों डीज के बीच में उत्पन्न होता है, ठीक है ना। जब हम इसको ऑसिलेटर लगाएंगे तो बहुत तेजी से विद्युत क्षेत्र चेंज भी होगा, मतलब प्रबल तो होगा ही, साथ में इसकी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज होगा। अगर ये प्लस होगा ये माइनस होगा डीज, तो प्लस से माइनस तरफ विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, ठीक है ना, यानी इस तरफ विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाएगी। अगर ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता इस तरफ हो जाए। तो ऑसिलेटर का काम है इस दोनों डीज के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा को लगातार परिवर्तित करते रहना, ठीक है। और दूसरा इसमें और क्या हम लोग करते हैं, इस पूरी व्यवस्था को, इस पूरे जो यानी जो हमने जो उपकरण बनाया है ये, इस पूरी व्यवस्था को हम दो ध्रुवों के बीच में, चुंबक के जो ध्रुव होते हैं N और S,
उनके बीच में रख देते हैं। यानी कह सकते हैं कि इसको हम ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं जिसकी दिशा ये जो डीज हैं इसके लंबवत हो। आप ये सोचिए 3 डायमेंशनल फिगर आपको सोचना है कि डीज हमारे पास ऐसे हैं, ऐसे हमने रखे, 2 डीज बनाए हमने इस प्रकार से। यानी आपको डीज समझो कि 2 ऐसे हिस्से बने हुए हैं, 2 डीज ऐसे हैं, इस तरीके से डीज आप समझिए। और यहाँ पर ऊपर तरफ n पोल रख दें, नीचे की तरफ s रख दें, तो वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में हो जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर। यानी n से s की ओर वैद्युत क्षेत्र n और s के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा n से s की ओर होती है, ठीक है ना। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इसका मतलब है इसको हम ऐसी जगह रखते हैं, यानी ऐसे 2 चुंबकों के ध्रुवों के बीच रखते हैं जहां वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो इस तल के लंबवत हो। अगर ऐसे मान लो यहाँ पर तो बोर्ड में ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना, आपको सोचना है कि ऐसे ये रखे हुए हैं डीज, और ऊपर और नीचे ये यहाँ पर हमने 2 ध्रुव लगा दिए, यानी नाल चुंबक समझो लगा दिया, दोनों में ऐसे के बीच में इधर s इधर n, या इधर n इधर s, के कुछ भी लगा सकते हैं, ऊपर हो चाहे नीचे हो ध्रुव, कोई सा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी जो दिशा है वो हमेशा तल के लंबवत होनी चाहिए, चाहे ऊपर से नीचे की ओर हो चाहे नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि अब देखिए इसमें जो ऐसा दिख रहा है, अगर हम ध्रुव को चुंबक के ध्रुवों को अगर इस प्रकार से रखते हैं, इधर n और इधर s, अगर ऐसा रख देते हैं तो जो डी जो दिख रहे हैं ऐसे नहीं रखे हैं, दोनों ध्रुवों के बीच ऐसे रखे गए हैं, यह आपको सोचना है, ठीक है ना। इसमें ऐसे रखे हैं तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, ऊपर से नीचे की ओर तरफ होगा, ठीक है ना। इसका मतलब आप ये सोचिए, आप जरा ये 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में सोचो कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे लगा हुआ है। अगर हम ऐसे देखें, मान लो ये डीजे ऐसे रखें, इधर n लगा इधर s लगा है, तो चुंबकीय क्षेत्र आसन कैसे होगी, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो इसका मतलब हमको कोई भी एरो, अगर चुंबकीय क्षेत्र कैसे दिखाते हैं हम लोग, तीर द्वारा। अगर तीर अगर हमको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, अगर ये ऐसे दिख रहा है तो हमको कैसे दिखेगा, यहाँ पर क्रॉस क्रॉस दिखता है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र अगर नीचे तरफ लगा हुआ है उसको ऐसे अगर देखेंगे तो ये हमको पीछे वाला नोक दिखेगी, पीछे वाला हिस्सा दिखेगा इसका, यानी उसका पुच्छ तो कैसा दिखेगा, क्रॉस, ठीक है ना। तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र कैसे लगा हुआ है, अगर तल की बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र हम इस प्रकार से लगा हुआ मानेंगे। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो तल के लंबवत अंदर की ओर होता है, ऐसा ये व्यवस्थित किया गया है, और उसमें 2 डीज रखे गए हैं, उसमें रखे गए हैं किस प्रकार से, अब जरा देखो, इसमें हम एक डीज यहां रख दें ऐसे, और एक डीज को यहां रख देते हैं, समझ में आ रहा है। इसके अंदर वाले क्रॉस को बिगाड़ देते हैं हम लोग, यानी आपको ये मानना है कि डीज के तल के लंबवत यहां पर चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है, ठीक है। ये डीज हमारे हो गए D1 और D2, और यहां पर लगा देते हैं एक ऑसिलेटर, प्रत्यावर्ती विभव स्रोत लगा दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम उस स्रोत को रख देते हैं जहां से हमको आयन या आवेशित कण उत्पन्न करना है या उत्पन्न हो रहा है, उस यहाँ पर रख दिया, ये सोर्स है आयन का यहाँ पर। ये ऑसिलेटर का काम है डीज के बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना, ठीक है ना, और उस विद्युत क्षेत्र की दिशा को लगातार परिवर्तित करते रहना, दोनों काम है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और उसकी दिशा को लगातार परिवर्तित भी करता है। और जो ध्रुव जो लगाए गए हैं चुंबकों के, इसका काम है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, और उसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तल के लंबवत है, ठीक है ना, डीज के लंबवत, ठीक है। अब जरा हमको सोचो जरा कि अगर हम किसी भी आवेश को
चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ये हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें अगर यहाँ पर, तो क्या ये चुंबकीय क्षेत्र इस पर कोई बल लगाएगा? अगर कोई आवेश यहाँ रखा हो और उस पर कोई आवेश अगर रखा हो तो ये चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र लगा है तो यहाँ पर रखा हुआ आवेश पर कोई बल लगाता है? जरा सोच करके बताओ हमको क्या होगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है ना। तब तक इसकी हम लोग रचना लिख लेते हैं। तो रचना लिखने के लिए इसको चित्र दोबारा फिर हम लोग बना लेंगे। पहले इसको रचना इसकी लिख लें, क्या इसकी भाषा लिखेंगे, जो हमने बताया उसी को आपको लिखना है ताकि एग्जाम में लिखने में कोई समस्या ना आए। तो इसकी रचना इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें डी के आकार के धातु के खोखले दो पात्र D1 D2 होते हैं जो सूक्ष्म अंतराल में स्थित होते हैं, जिन्हें डीज कहते हैं। डीज के बीच में एक उच्च आवृत्ति का दोलित्र लगाया जाता है, का शब्द लिखिए, का दोलित्र लगाया जाता है जो डीज के अंतराल में उच्च आवृत्ति का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस पूरे उपकरण को एक प्रबल चुंबक के ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र डीज के तल के लंबवत रहे। ठीक है, जो अभी हमने बताया था इसकी रचना बिल्कुल सेम उसी को हमने भाषा के रूप में लिख दिया है। क्रॉस क्रॉस ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है जो तल के लंबवत अंदर की तरफ है, और डीज ये D1 D2 रखे गए, इसके बीच में ये ऑसिलेटर लगाया गया है जो दोनों डीज के बीच में एक प्रबल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और उसको ऑसिलेट भी करता है। यानी ये इधर वाली प्लस इधर वाली माइनस, इस प्रकार से लगातार ये चेंज होती रहती है, इधर प्लस इधर माइनस इधर माइनस इधर प्लस, इसका काम है ऑसिलेटर का। ठीक है ना। हाई फ्रीक्वेंसी का होता है ये, लगभग 10 से 15 मेगाहर्ट्ज की इसकी आवृत्ति होती है और वोल्टेज भी लगभग 1 लाख के आसपास, 1 लाख वोल्ट इतना वोल्टेज ये आरोपित किया जाता है, प्रत्यारोपित वोल्टेज। और ये किसके द्वारा आरोपित करते हैं? ऑसिलेटर के थ्रू, यानी इसको दोलित्र के थ्रू। ठीक है, तो ये तो इसकी रचना हो गई। अब कार्यविधि कैसे, हम लोग कैसे कार्य कैसे करता है ये, तो अभी हमने कहा कि अगर कोई आवेश, रचना लिखने से पहले हमने एक क्वेश्चन दिया था कि अगर कोई आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो उस पर कितना बल कार्य करेगा। पढ़ चुके हम लोग। देखो एक सूत्र हम लोग जानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल का मान QVB sin थीटा। इसको ध्यान समझना है, कार्यविधि हम इसकी लिखवा देंगे। आज जो कार्यविधि समझ लें उसके बाद कार्यविधि आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, जैसे रचना को आप अपने मन से भी लिख सकते हैं जो हमने बताया है, उसी प्रकार से कार्यविधि को अपने मन से लिख लेंगे। और अगर नहीं लिख पाते तो उसको लिखवा भी देंगे हम। इसको समझना है, इसकी कहानी को समझना है, कैसे ये कार्य करता है। अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र में अगर आवेश रखा हुआ है, रखा होने मतलब क्या, V 0 है, तो Fm का मान कितना हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का मान 0। यानी अगर आवेश अगर हम इसके बीच में रख दें, कार्यविधि हमारी यही स्टार्ट होती है, जिस आवेश को धनावेश को मान लेते हैं, कोई धनावेश है यहाँ, उसको रख दिया दोनों डीज के अंतराल के बीच में। ठीक है ना, दोनों डीज के बीच में हम यहाँ पर रख देते हैं प्लस चार्ज मान लेते हैं Q, हमने रख दिया यहाँ। इसको आवेशित, जिसको त्वरित करना है, ठीक है ना, जिसकी ऊर्जा को बढ़ाना है, जिसके वेग को बढ़ाना है, उसको हमने यहाँ पर रख दिया। अब जरा देखो, अब हमने कहा रख दिया तो इसका कोई चुंबकीय क्षेत्र लगाएगा? कोई चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा? इसमें कोई बल नहीं लगाएगा, यानी ये रखा रहेगा। लेकिन जब हम इसको दोलित्र से, जब हम इसके बीच में विभवांतर लगाते हैं डीज में, तो विभवांतर लगाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना, और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो वैद्युत बल क्या इस पर लगाएगा? बल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है वो क्या इस आवेश पर बल लगाएगा? इसका सूत्र हम लोग, वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है? Q × E। वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश अगर स्थिर भी है तब भी उस पर बल कार्य करता है, उसका मान हम लोग Q × V की मदद से ज्ञात कर लेते हैं। समझ में आ रही है? लेकिन अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र में अगर आवेश स्थिर रखा हो तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। ठीक है ना, तो जब आवेश को यहाँ रखा जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र इस पर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा। कौन सा दिखाएगा प्रभाव? वैद्युत क्षेत्र जैसे ही इस पर हमारा आरोपित करेंगे, अगर मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र हमने लगाया तो ये वाला सिरा प्लस का हो गया, ये वाली डीज हमारी प्लस की हो गई और ये माइनस की हो गई। ये आपको विचार करना है। अगर ये माइनस और ये प्लस ऐसे हमने लगाया
तो ये प्लस आवेश है, तो देखिए ये वाली जो डीज है प्लस आवेशित होने के कारण इसको धक्का देगी इस तरफ, और ये वाला ऋण जो आवेश है उसको आकर्षित करेगी, यानी आवेश किस तरफ चलेगा, इधर की तरफ चलेगा। ऐसे ध्यान से समझ लीजिए इसको, इसकी वर्किंग को। जैसे ही हम इसमें प्रत्यावर्ती जो विभव है उसको आरोपित करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र अगर उत्पन्न होगा तो वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ आवेश एक बल का अनुभव करता है, और बल लगेगा तो क्या आवेश क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने लगेगा। भाई वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन कैसी है अभी यहाँ पर, प्लस से माइनस क्यू, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने लगता है। जब चलने लगा तो देखो जरा सूत्र में अपने चुंबकीय क्षेत्र में जैसे इसमें वेग आ गया तुरंत ये Fm कार्य करने लगेगा, आ जाएगा कितना मान आ जाएगा, QVB। अगर वेग अगर मान लेते हैं V है, वेग चलने लगा तो कितना बल कार्य करेगा, अगर चलने लगेगा तो थीटा 90 होगा। थीटा कौन से बीच कोण होता है, V और B। V इधर की तरफ चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है ऐसे, V की डायरेक्शन इधर, चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन ऐसे, कितने अंश कोण बना यहाँ पर 90 डिग्री का, तो साइन कितना हो जाएगा, साइन 91, यानी कितना बल कार्य करेगा, QVB। सबसे मैक्सिमम बल जो होता है वो यहाँ पर कार्य करने लगेगा, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चुंबकीय बल की डायरेक्शन में हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से या दाहिने हाथ के हथेली के नियम से ज्ञात करते हैं। तो कोई सा नियम लगा लीजिए, मान लेते हमने दाहिने हाथ का हथेली का नियम लगाया, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में उंगलियां रखें, अंगूठा रखें धनावेश की गति की दिशा में, धनावेश की दिशा में चल रहा है इस दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र अंदर तरफ लगा हुआ है तो बल किस दिशा में कार्य करेगा, हथेली के लंबवत ऊपर की ओर, यानी आवेश ये इस तरीके से मुड़ने शुरू हो जाएगा। और ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग पिछले वाले लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं कि जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करता है तो उसका पथ कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, तो उस वृत्ताकार पथ में ये घूमने लगता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो फिर, क्योंकि ये खोखले पात्र हैं और खोखले पात्र के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य। वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर कितना होगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तो कुछ नहीं होगा दोनों पात्रों के बीच में, केवल वैद्युत क्षेत्र होता कहाँ है, केवल इन दो जो डीज के बीच में जो खाली स्थान है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा, इसके अंदर नहीं होता। हम जानते हैं किसी खोखले चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, ये हम लोग पहले लेसन में पढ़ चुके हैं। इसके अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो वैद्युत क्षेत्र न होने के कारण इस जैसे इसके अंदर इंटर हो जाएगा आवेश, उस पर कोई वैद्युत बल कार्य नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि ये पात्र ही हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा और गति भी कर रहा है आवेश, तो चुंबकीय बल तो कार्य करेगा, और चुंबकीय बल ऐसा कार्य करेगा कि वो उसको गोल गोल घुमाएगा, तो ये इधर से घुमा करके वो यहां ले आएगा, ठीक है, यहां ले आएगा। अब जैसे ही ये यहां से निकलेगा ये आवेश बाहर की तरफ, वैसे ही क्या होगा, इसकी पोलैरिटी फिर चेंज हो जाएगी। ऑसिलेटर इसीलिए लगाया गया है, इसकी पोलैरिटी फिर चेंज हो जाए, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तब क्या होगा, जो ये डी जो पहले जो D2 वाली डीज थी पहले इसको आकर्षित कर रही थी आवेश को, अब क्या करेगी, ये प्रतिकर्षित करेगी, और D1 जो प्रतिकर्षित कर रही थी वो उसको आकर्षित करेगी, और ये आवेश इस तरफ चलना शुरू कर देगा, यानी इसको क्या करेगा, तेजी से इसको आकर्षित करेगा और यहां पहुंच जाएगा ये फिर, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए इसके बीच में जब गति कर रहा होता है तो दोनों बल कार्य करेंगे, चुंबकीय बल और विद्युत बल। चुंबकीय बल इसको इधर लाएगा और विद्युत बल चुंबकीय बल इसको गोल गोल घुमाने का प्रयास करेगा, और विद्युत बल वो इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाएगा। तो इस तरीके से वो चल करके यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र फिर शून्य हो गया, तो वैद्युत बल कोई कार्य नहीं कार्य करेगा। चुंबकीय बल के कारण ये फिर घूम करके, अब जरा देखो घूम करके क्या इसमें फिर ऐसे घूमता रहेगा गोल गोल। अब ये सोच करके बताओ, अगर यहाँ घूम करके इधर आया, चुंबकीय बल फिर इसको घुमाएगा तो ये यहीं पर फिर आ जाएगा और यहीं पर गोल गोल घूमता रहेगा। ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं होगा। क्यों कि जैसे देखिए यहाँ पर वहां पर शुरू में तो मान लेते वेग शून्य था, जैसे इसमें विद्युत क्षेत्र लगाया हमने, यानी ऑसिलेटर ऑन किया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, जिसके कारण ये चलना शुरू करेगा, तो इसका वेग बढ़ा,
ठीक है ना, बढ़ेगा केवल इसी के बीच में, यहाँ इसके अंदर वेग नहीं बढ़ता है, ठीक है ना। और चुंबकीय क्षेत्र कभी वेग का परिमाण कोई बढ़ाता नहीं है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जो आवेशित कण को त्वरित करता है, यानी उसके वेग को बढ़ाता है। लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र है ये उसके जो आवेश है उसके वेग को, यानी वेग के परिमाण को कभी नहीं बढ़ाता है, उसको केवल गोल गोल घुमाता है वो। तो यहाँ पर वेग नहीं बढ़ेगा इसके अंदर, केवल ये वृत्तीय पथ पर घूम जाएगा। जैसे यहाँ आएगा फिर इसको आकर्षित करेगी ये वाली प्लेट D2 या D1, और D2 उसको धक्का देगी तो इसका वेग फिर बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो वेग था उससे थोड़ा सा वेग तो बढ़ ही जाएगा यहाँ, और वेग बढ़ेगा तो पथ की त्रिज्या, ये हम लोग जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र में जो पथ की त्रिज्या क्या होती है, mv/qb, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, पथ की त्रिज्या वाला फार्मूला पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है वेग अगर बढ़ेगा तो r उसकी त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। यानी ये कह सकते हैं वेग जब बढ़ा, यानी यहां से वेग कुछ ज्यादा हो गया तो जो पहले जो त्रिज्या बनी थी उससे क्या हो जाएगी, त्रिज्या बड़ी हो जाएगी। तो ये लौट के जब घूमेगा ये तो यहीं पर नहीं आ जाएगा, बड़े पथ पर घूमेगा ये, ठीक है। और फिर वही क्रिया होगी यहाँ, जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो फिर इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है ना। फिर ये ऑसिलेट होगा, यहाँ पर विद्युत बल लगेगा तो इसका वेग बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगी, और त्रिज्या बढ़ेगी तो ये दूसरे वृत्तीय पथ पर यानी बड़े पथ पर घूमेगा और घूम करके यहाँ आएगा, और ये क्रिया बार बार दोहराई जाएगी, और ये जो आवेश है वो इसी के अंदर घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहता है। और जब तक घूमता है तब तक कि यानी जब तक घूमेगा जब तक कि परिधि पर नहीं आ जाता है, और परिधि पर जैसे ही आएगा यहाँ पर लगी होती है एक विक्षेपक प्लेट, यानी कह सकते हैं कि आप इसको समझो एक खिड़की यहाँ पर लगाई जाती है। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे राउंड बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा सा हम और आगे यहाँ पर खिड़की लगा दिया। जैसे ही यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर एक खिड़की लगी होती है, और ये खिड़की इसको कहते हैं विक्षेपक प्लेट। और विक्षेपक प्लेट का काम है कि जैसे यहाँ पर एक आवेश आए वो तुरंत खिड़की से बाहर तेजी से बाहर निकाले वो, और यहाँ पर टारगेट जहाँ पर लक्ष्य है वहां पर जोर से हिट करे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इधर हमारा होता है टारगेट, लक्ष्य। चलो हिंदी से लिख देते हैं हम लोग, ये इधर लक्ष्य है, यहाँ पर इसको टकराना है तेजी से, ठीक है ना। जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट की ओर हम इसको तेजी से हिट कराते हैं। तो ये यहाँ पर क्या लगी होती है, विक्षेपक प्लेट इसको कहते हैं, यहाँ पर विक्षेपक प्लेट लगी होती है। इसमें इस प्रकार से विभव दिया जाता है कि ये आवेश इससे बाहर निकल आता है, खिड़की समझो बाहर निकलने की, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आवेश इतना वेग अर्जित कर लेता है कि इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है, और ये घूम करके बाहर निकल जाता है और लक्ष्य को अपने भेजता है, ठीक है। तो ये वर्किंग समझ में आ गई। वर्किंग एक बार हम रिपीट कर देते हैं, उसके बाद इसकी भाषा भी लिखवा देंगे। हमने क्या कहा कि जिस आवेश को त्वरित करना होता है और जिस आवेश को ऊर्जित करना होता है उसको हम कहाँ रख देते हैं, इसके बीच में, दोनों डिश के बीच में, ठीक है ना। इसकी पोलैरिटी इस प्रकार से सेट की जाती है। मान लो जैसे हमने रखा तो ये प्लस का, ये माइनस का डीज है और ये प्लस की है, इधर तब चलेगा। वेग लगे जब रखा हुआ है तो कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, केवल कौन सा बल कार्य करेगा, विद्युत बल तो चाहे आवेश रखा हो चाहे चल रहा हो, विद्युत बल तो कार्य करता ही है, इसका मान होता है QE। चुंबकीय बल जब आवेश चलेगा तभी कार्य करेगा, तो इसका रखा था तो केवल विद्युत बल कार्य किया, चुंबकीय बल कोई नहीं कार्य किया, ठीक है ना। जैसे ही चलना शुरू किया अब अपना विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र है ये भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा, ठीक है ना। भाई आवेश रखा है स्थिर है तब तो कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा, जैसे ही उसने चलना शुरू किया तो चुंबकीय क्षेत्र कहता है जरा अभी अब अपना प्रभाव दिखाएंगे। अपना उसका प्रभाव क्या होता है,
उसको गोल गोल घुमाने का, यानी उस आवेश को वृत्तीय पथ पर घुमाता है, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होने के कारण इस पर कोई वैद्युत बल कार्य नहीं करता है, केवल जितनी स्पीड इसको यहाँ मिल गई है उतनी स्पीड से ये घूम जाता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र स्पीड नहीं बढ़ाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ आएगा उसकी स्पीड फिर बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगी, उसकी त्रिज्या बढ़ेगी तो ये बड़ा सा पद अपनाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर पोलरिटी चेंज होगी, पोलरिटी यहाँ पर चेंज हुई थी, ठीक है ना। जैसे यहाँ आएगा पोलरिटी चेंज होगी, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, फिर यहाँ जब आएगा तो ये फिर माइनस का और ये प्लस का फिर हो जाएगा। ये जैसे पोलरिटी चेंज होगी इसको उसका वेग फिर बढ़ेगा, ठीक है ना। वेग इसी के बीच में बढ़ता है, जब यहाँ से यहाँ आएगा या यहाँ से यहाँ जाएगा, उसके बाद उसका जो वेग का जो परिमाण है वो नियत हो जाएगा, केवल दिशा लगातार चेंज होती रहेगी और ये प्रति पथ पर घूमता रहेगा और त्रिज्या बढ़ती जाएगी तो वेग बढ़ता जाएगा, वेग बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और सबसे जो बाहरी हिस्से में जब आ जाएगा यानी इस परिधि पर जब पहुंच जाएगा तो उसका वेग बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है ना। और त्रिज्या बहुत ज्यादा हो गई, इसका वेग बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको हम बाहर खिड़की से निकाल लेते हैं विक्षेपक प्लेट के द्वारा और उसको टारगेट में इसको हिट कराते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसकी वर्किंग को हम भाषा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। भाषा इसकी लिख लें हम लोग, तो इसकी कार्य को इस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग। जिस धनावेश को त्वरित करना होता है उसे दोनों डीज के बीच रखते हैं। ये धनावेश अगर मान लेते हैं प्लस क्यू है, उस डीज की ओर आकर्षित होता है जो उस क्षण ऋण विभव पर होती है। तो हमने बताया कि अगर ये ऋण विभव पर है तो इस तरफ चलना शुरू करेगी। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण धन आवेश वृत्ताकार मार्ग में चलने लगता है। अगर ये तो पता है, हमने बताया भी, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के में क्षेत्र की दिशा के लंबवत अगर गति करता है तो उसका पथ कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कैसे लगा हुआ, तल के लंबवत अंतर की तरफ, ठीक है ना। और विद्युत आवेश जो है वो इधर चलता है, तो लंबवत होने के कारण उसका मार्ग कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाता है। प्रत्यावर्ती विभव की आवृत्ति जो ऑसिलेटर जो लगा हुआ है वो क्या करता है, प्रत्यावर्ती विभव को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि जैसे ही आवेश डीज से बाहर निकलता है डीज की ध्रुवता बदल जाती है। यहाँ से इसमें ठीक किया, फिर जब बाहर निकलेगा तो इसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। इधर निकलेगा तो फिर ये फिर प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो इस प्रकार से इसकी पोलरिटी चेंज होती रहती है। इसको ऐसा व्यवस्थित करते हैं हम लोग, जैसे ही आवेश डीज से बाहर निकलता है डीज की ध्रुवता बदल जाती, इससे आवेश पुनः त्वरित होता है, ठीक है। त्वरित होगा तो होता क्या इससे, तथा अधिक वेग से त्वरण अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसका वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो उसकी त्रिज्या भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अधिक वेग से और अधिक त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में गति करने लगता है। ये घटना बार बार दोहराई जाती है जब तक कि आवेश डीज की परिधि पर नहीं पहुंच जाता है, जहां एक विक्षेपक प्लेट लगी होती है। परिधि पर एक विक्षेपक प्लेट लगी होती है और उसका काम क्या होता है, जो आवेश को लक्ष्य की ओर विक्षेपित कर देती है। तो ये इसकी है कार्यविधि, ठीक है। जैसा हमने समझाया है उसी तरीके से इसको भाषा के रूप में लिख लेना है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखें कि निकालेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन या जो भी धनावेश, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, हमने बताया क्यों नहीं निकलता है, ऐसे कारण बताएंगे। जो भी धनावेश बाहर निकल रहा है यानी ऊर्जित जो आवेश बाहर निकल रहा है उसकी ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है ना, ये भी हमको याद करना है, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम इसको बताते हैं कि इसकी ऊर्जा कितनी होगी निकलने वाले आवेश की। त्वरित आवेश
की गतिज ऊर्जा ये कितनी होगी, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना आवेश, माना त्वरित आवेश, माना त्वरित आवेश प्लस क्यू, माना त्वरित आवेश प्लस क्यू है तथा उसका द्रव्यमान, आवेश और द्रव्यमान भी होगा, ठीक है ना, उसका द्रव्यमान उसका द्रव्यमान m है, ये मान लिया। ठीक है, तो आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी होगी, ये हम लोग निकाल चुके हैं पिछले वीडियो में। R इक्वल टू क्या निकली थी, mv/qb। चलो डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर लें। नहीं निकालने का तरीका ये कि वृत्तीय पथ पर कोई आवेश घूमता है या कोई भी पिंड घूमता है तो उसके लिए अपकेंद्र बल चाहिए। अपकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है, चुंबकीय बल से। चुंबकीय बल कितना कार्य कर रहा है, QEB। अपकेंद्र बल कितना होगा, mv²/r। यहाँ से b से ये भी कैंसिल हो जाएगा, R इक्वल टू आ जाएगा mv/qb। इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये हम लोग पिछले वाले वीडियो में निकाल भी चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो आप पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, जिससे ये और स्पष्ट हो जाएगा साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि और इसकी कार्यविधि और इसकी रचना कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, mv/qb। यहां से ना v का मान निकालो, क्योंकि वेग हमको चाहे गतिज ऊर्जा निकालना है, तो वेग कितना हो जाएगा, r या qb/r/m। ये आ गया। ये विशेष चक्कर के लिए इसका वेग है जब उसकी त्रिज्या है r। भाई त्रिज्या तो लगातार बढ़ रही है ना, जैसे जैसे ये घूमेगा वैसे वैसे इसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी। तो मान लेते हैं अगर त्रिज्या बढ़ रही है तो वेग भी बढ़ेगा। ये तो हम लोग देख ही रहे फार्मूले से, जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे पहली तरफ जाएगा वैसे वैसे उसका वेग बढ़ता जाएगा। कितनी दूर जा सकता है ये, जितनी उसकी परिधि है। किसकी परिधि, ये जो डीज हमने बनाए हैं उसकी जो परिधि है, यानी कह सकते हैं कि जो इसकी त्रिज्या है डीज की, उसके बराबर ये जा सकता है बाहर। इसके बाहर अगर जाएगा तो ये सीधी रेखा में चल करके लक्ष्य की ओर चला जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि अगर हम मान लेते हैं कि अधिकतम अगर r का मान कितना हो सकता है, तो लिख देते हैं यदि डीज की परिधि, डीज की त्रिज्या लिखो, यदि डीज की त्रिज्या कैपिटल R अगर मान लेते हैं तो कैपिटल R है तो कण का अधिकतम वेग कितना हो जाएगा। v बढ़ेगा, r बढ़ेगा तो v का मान बढ़ेगा। r स्मॉल r से बढ़ करके कैपिटल R हो गया है। ठीक है ना, तो कण का अधिकतम वेग कितना हो जाएगा, v मैक्सिमम। बस बाकी कुछ चेंज हुआ नहीं है, आवेश वही है, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही है, आवेश का द्रव्यमान उतना ही है, केवल बदला है r। तो r का मान को बदल दीजिए, इतना वेग हो जाएगा। ठीक है ना, इतने वेग से अधिकतम वेग इतना होगा, इतने अधिकतम वेग से ये गति करेगा। ठीक है ना, तो जब निकलते समय उसकी ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है ना, तो यानी लिख सकते हैं साइक्लोट्रॉन या मशीन भी लिख दीजिए इसको, मशीन है साइक्लोट्रॉन, मशीन या साइक्लोट्रॉन है लिख दो। चलो
साइक्लोट्रॉन से निकलते समय आवेशित कण की गतिज ऊर्जा ये कितनी हो जाएगी? K इक्वल टू फार्मूला होता है, K इक्वल टू फार्मूला होता है हाफ mv²। वेग यहाँ पर कितना निकलते समय सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम वेग है। ये जरा v का मान यहाँ पर लगा दीजिए, कितना हो गया, कितना हो जाएगा 1/2 mv यानी q² b² r² अपान m²। m से एक पावर इसकी कम हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, k इक्वल टू आ जाएगा, यहां लिख देते हैं इधर, k इक्वल टू हो जाएगा q² b² r² अपान 2m। ये सॉल्व करने के बाद ये इसकी गतिज ऊर्जा निकल आती है। ठीक है, तो यदि जब निकलेगा तो कितनी ऊर्जा होगी उसकी, q² b² r² अपान 2m। नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद इसकी आवृत्ति क्या होगी घूमने की, और इस दोलित्र की आवृत्ति क्या होगी, ये भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। नोट कर लें इसको। नोट कर लिया। त्वरित आवेशित कण का आवर्तकाल कितना हो, आवर्तकाल T बराबर, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जब कोई आवेश वृत्तीय पथ पर घूमता है तो उसका आवर्तकाल कितना होता है 2πm अपान qb, पढ़ चुके हैं। इसका डेरिवेशन हम लोग कैसे किया था जरा याद करो, अगर नहीं याद आ रहा है तो हम बता देते हैं कैसे किया गया था। T बराबर था 2πr अपान v, एक चक्कर में चली गई दूरी बटे उसकी चाल। अब यहाँ पर r का मान रख दिया गया था केवल 2π अपान v, और यहाँ पर r का मान रखा गया था mv अपान qb। ये इससे कैंसिल हो गया था, क्या बचा था 2πm अपान qb, ये वाला फार्मूला। इसको डायरेक्ट हम दोनों यहाँ पर यूज कर लिया, इतना तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, त्वरित आवेशित कण का आवर्तकाल इतना हो गया, तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी इसकी, यानी f बराबर होता है 1/t। f इक्वल टू t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको रखें तो उल्टा हो जाएगा, qd अपान 2πm। और ये देखो आवृत्ति से पता चल रहा है या आवर्तकाल से पता चल रहा है कि आवर्तकाल या आवृत्ति इसके वेग पर निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वेग तो लगातार बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, लेकिन उसकी जो आवृत्ति है कि अगर 1 सेकंड में, अगर आवृत्ति का मतलब क्या होता है 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, मान लेते हैं 1 सेकंड में वो 20 चक्कर लगाता है, मान लेते हैं 1 सेकंड में 20 चक्कर लगाता है, तो इसका मतलब है कि वो हर 1 सेकंड में 20 चक्कर लगाएगा। ठीक है ना, ये नहीं कि वेग ज्यादा हो गया तो वो चक्कर कम लगाने लगेगा, जल्दी चक्कर पूरा कर लेगा, ऐसा नहीं है। 1 सेकंड में 20 चक्कर लगा रहा है जो वेग पर निर्भर नहीं कर रहा है ना आवृत्ति, तो 1 सेकंड में 20 चक्कर लगा रहा है तो उसका हर बार 20 चक्कर ही लगाएगा। वेग चाहे जितना ज्यादा हो जाए, उसका जो आवर्तकाल है वो वेग पर निर्भर नहीं करेगा, एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा वो बराबर रहेगा।
एक चक्कर ये वाला चक्कर लगाएगा उतने ही समय में, उतने ही समय ये वाला चक्कर लगाएगा, उतने समय ये वाला चक्कर लगाएगा। नहीं, ये चक्करों का जो समय है वो सेम रहेगा, वेग पर निर्भर नहीं करेगा। बात क्लियर हो रही है? अगर चूंकि देखिए यहाँ पर वेग नहीं आया आवर्तकाल में, वेग कट गया, इसका मतलब वेग बढ़ जाएगा लेकिन समय उसको उतना ही लगेगा चक्कर लगाने में। तो उससे फायदा क्या मिलेगा हमको कि हम उसकी आवृत्ति को, यानी चक्कर वाली जो चक्कर लगाने की जो आवृत्ति है उसकी आवृत्ति को हम इस दोलित्र के आवृत्ति के बराबर कर लेते हैं। तो जितने समय में ये चक्कर पूरा करेगा उतने समय में उसकी पोलैरिटी बदल जाएगी। ठीक है ना? इसका मतलब है कि इस आवृत्ति को इस प्रकार सेट कर लेते हैं कि इस आवेशित कण की जो आवृत्ति है वो आवृत्ति किसके बराबर होती है? इस दोलित्र की आवृत्ति के बराबर होती है। ठीक है ना? तो इसी कारण से ये लगातार घूमता रहता है। अगर ये आवृत्ति में कम ज्यादा हो गया कि मान लेते हैं यहां से निकला है वो, सपोज यहां से ऐसे घूम करके यहां निकला, तो इसको हो जाना चाहिए ये प्लस का, सॉरी, अगर यहां से निकलेगा वो तो इसको कैसा हो जाना चाहिए? माइनस का, और ये हो जाना चाहिए प्लस का। अभी तो इधर त्वरित होगा। ठीक है ना? तो इसकी पोलैरिटी बिल्कुल एकदम इस क्षणिक चेंज हो, जैसे ही निकले तुरंत इसकी पोलैरिटी ये माइनस की हो जाए और ये प्लस की हो जाए, तो ये त्वरित होगा। और मान लेते हैं यहाँ निकल आया और पता चला कि ये प्लस का ही बना हुआ है, तो क्या होगा? ये तो इसको रिपल करके इसके अंदर और डाल देगा वापस, तो ये त्वरित कहाँ हुआ? फिर इसका वेग तो कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब है इसको हम इसका सेट ही करते हैं कि इस घूर्णन की आवृत्ति और इस दोलित्र की आवृत्ति के बराबर हो। जो आवृत्ति हमने लिखा है ये किसकी आवृत्ति है? घूर्णन की आवृत्ति है। किसके बराबर होनी चाहिए? इस ऑसिलेटर की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए, तभी ये त्वरित कर पाएगा। बात क्लियर हो गई? तो इस प्रकार से ये इसकी आवृत्ति को हम लोग सेट कर लेते हैं। नोट कर लीजिए। उसके बाद हम ये जानेंगे कि साइक्लोट्रॉन जो होता है वो किस सीमाओं के बीच कार्य करता है, यानी ये कहां तक ये आवेशित कणों को त्वरित कर सकता है, यानी इसकी लिमिटेशन क्या है। ठीक है? तो साइक्लोट्रॉन की जो लिमिटेशन है वो कौन सी है? नंबर 1 है ये उदासीन कणों जैसे न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकता है। तो ये तो किताबों में इसी फर्जी टाइप का लिख दिया गया है भाई। ये परिभाषा इसकी है कि आवेशित कणों को त्वरित करने वाला उपकरण है ये। तो न्यूट्रॉन तो ये उदासीन कण है, तो उदासीन कणों को त्वरित कर ही नहीं सकता है, लेकिन तब भी हमको ये याद रखना पड़ेगा। तो किताबों में ये बात लिखी गई है, सभी किताबों में लिखा है ये। दूसरी और तीसरी जो लिमिटेशन है ये एक ही तरीके की है। जैसे अगर हम देखें कि ये इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकता, आवेशित कण है ये, इलेक्ट्रॉन भी आवेशित कण है, लेकिन ये त्वरित नहीं कर सकता है। उसका रीजन ये है कि उसका द्रव्यमान बहुत कम होता है। ठीक है ना? द्रव्यमान कम होने से क्या नुकसान हो जाता है ये भी हम बताएंगे। और तीसरा जो लिमिटेशन है इसकी, ये आवेशित कणों को बहुत अधिक वेग से त्वरित नहीं कर सकता है। अधिक वेग से त्वरित कर सकता है भाई, इसका काम ही है वेग को बढ़ाने का। वेग बढ़ा तो सकता है लेकिन उसकी एक सीमा है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। नहीं, बहुत अधिक बहुत ज्यादा वेग अगर करना चाहे तो नहीं कर सकता है। उसका भी रीजन हम आपको बताएंगे। तो दोनों के रीजन लगभग सेम है। उसका समझे जरा इस प्रकार से। जैसे हमने कहा कि जब भाई वैद्युत क्षेत्र क्या करता है? वैद्युत क्षेत्र आवेश को त्वरित करता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो आवेश को घुमाता है। दोनों के अलग अलग काम हैं। वैद्युत क्षेत्र आवेश को त्वरित करता है और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आवेश को वृत्तीय पथ पर घुमाता है। अपने अपने कामों पर दोनों लगे रहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं आवेश वैद्युत क्षेत्र त्वरित कर रहा है तो कितना बल लगाएगा वैद्युत क्षेत्र? Fe मान लेते हैं, कितना बल लगाएगा? QE। ध्यान से समझना। तो इतना बल कार्य करेगा तो त्वरण कितना उत्पन्न हो जाएगा आवेश पर? सूत्र होता है त्वरण का A बराबर Fe/m, यानी QE/m। अब जरा यहां पर आ जाओ। अगर m का मान अगर बहुत कम है, यानी m का मान अगर बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक है ना? जितने भी आवेशित कण हैं उनमें सबसे कम द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होने के कारण क्या होगा? उसका जो त्वरण होगा वो बहुत ज्यादा होगा। यानी कह सकते हैं कि उसका जो
वेग है वो बहुत तेजी से बढ़ता है और बहुत ज्यादा हो जाता है द्रव्यमान कम होने का, इसका वेग का मान बहुत जल्दी से बहुत ज्यादा हो जाता है। भाई त्वरण बहुत ज्यादा होगा तो वेग भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? भाई द्रव्यमान कम होने के कारण, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर बहुत कम अगर है तो उसका त्वरण बहुत ज्यादा होगा, त्वरण बहुत ज्यादा होगा तो उसका वेग भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? जब वेग बहुत ज्यादा होगा तो फिर जो थर्ड बात जो लिखी जा रही है, अगर वेग बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ जाता है। ये जानते हैं जब कोई भी, ये तो जनरली है, रिलेटिविटी का सिद्धांत कहता है कि जब भी किसी वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। फार्मूला क्या होता है? m इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा है, m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। m ये रेस्ट मास है, विराम द्रव्यमान, सॉरी ये गतिक द्रव्यमान है m, और ये m नॉट जो लिखा गया है ये रेस्ट मास है, यानी विराम द्रव्यमान है और ये गतिक द्रव्यमान है। अगर कोई भी वस्तु रुकी हुई है तो उसका द्रव्यमान m नॉट है। जब वेग से चलने लगेगी, ठीक है ना, तो जब v का मान बढ़ेगा, देखिए v यहाँ पर ये v जो लिखा गया है ये वस्तु का वेग है और c है प्रकाश का वेग, ये तो पता हमको 3 मीटर पर सेकंड होता है। और v ये जैसे जैसे बढ़ेगा ये पूरा फैक्टर बढ़ेगा, और ये जो वेग फैक्टर बढ़ेगा तो 1 में से उतना ही ज्यादा कम होगा, तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब घट जाएगा तो m क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी v का मान अगर बढ़ेगा तो m का मान भी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर v का मान बढ़ा तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा। जैसे अगर दौड़ना शुरू करते हैं हम तेजी से तो हमारा द्रव्यमान बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊर्जा बढ़ जाएगी उसकी। और ऊर्जा या स्टीम कहते हैं, अगर ऊर्जा बढ़ेगी तो m बराबर क्या फार्मूला होता है? E बराबर mc स्क्वायर होता है। ठीक है ना? तो m बराबर क्या हो जाएगा? E अपॉन c स्क्वायर। अगर ऊर्जा बढ़ गई है तो m का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो अगर बहुत ये कंपेरिजन तब होता है जब वेग बहुत ज्यादा हो। अगर थोड़ा बहुत अगर वेग है, यानी बहुत ज्यादा होने वाला प्रकाश के वेग के करीब पहुंचने लगे, तब ये बात शामिल करते हैं हम लोग। अगर वेग बहुत कम है तो उसका द्रव्यमान इतना कम बढ़ता है, उसको हम लोग नगण्य मान लेते हैं, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ आ रहा है? तो यहाँ पर चूंकि वेग का मान बहुत ज्यादा हो गया द्रव्यमान कम होने की वजह से, तो वेग बढ़ गया तो उसका द्रव्यमान ही बढ़ जाएगा, और द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो जो अभी हम लोगों ने फार्मूला लिखा था आवृत्ति आवर्तकाल का 2 पाई m अपॉन QB लिखा गया था, या भी इसको आवृत्ति के रूप में लिख सकते हैं, तो QB अपॉन 2 पाई m। अगर m का मान देखो, अगर m का मान अगर बढ़ गया है, यहां से m का मान अगर बढ़ा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? उसकी घट जाएगी। जो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी तो हमने कहा है कि फ्रीक्वेंसी अगर कैसी होनी चाहिए? इस कोणीय जो आवृत्ति है, घूर्णन आवृत्ति है, उसकी आवृत्ति और इस दोलित की आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। और देखिए घूर्णन की आवृत्ति क्या होगी? इसकी कम हो जाएगी। ठीक है ना? कम होने का मतलब यह है कि जो 20 चक्कर लग रहे थे 1 सेकंड में वो 18 लगेंगे, तो वेग क्या होगा? उसका कम हो जाएगा। तो वेग कम जब हो जाएगा तो उसकी पोलरिटी इसके साथ नहीं चेंज हो पाएगी। भाई ये तो फ्रीक्वेंसी इसकी बदली नहीं, ये तो ने फिक्स कर रखा है। ठीक है ना? कि 20 हर्ट्ज या 10 मेगाहर्ट्ज फिक्स कर दिया। अब ये पता चला कि इसको यहाँ से जब निकलना चाहे तो फ्रीक्वेंसी इसकी यानी पोलरिटी चेंज होनी चाहिए, ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी ऐसी बदल गई है कि मास ज्यादा होने से फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। अब इसकी फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है, ठीक है ना? जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी और ये घूर्णन की आवृत्ति जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रखते हैं। अगर घूर्णन की आवृत्ति अगर बदल गई और ये अगर नहीं चेंज हुई तो क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये कैसा होना चाहिए? माइनस का, ये प्लस का। जब ये माइनस का नहीं हुआ, ये प्लस का बना हुआ, तो क्या होगा? आवेश ये प्रतिकर्षित होकर के फिर वापस चला जाएगा, तो क्या होगा? त्वरित नहीं हो पाएगा। जो त्वरित नहीं होगा तो यही काम है इसका कि त्वरित करने का, वही नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं कर सकता है। सिर्फ रीजन यही है कि वेग बहुत अधिक हो जाएगा। तो ऐसे ये तीसरे का भी हम लोग कारण समझ सकते हैं। अगर बहुत अधिक वेग अगर हो जाएगा किसी भी आवेशित कण का तो उसका द्रव्यमान चेंज हो जाएगा। द्रव्यमान चेंज हो जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। जो फ्रीक्वेंसी बदलने से वो आवेश त्वरित नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार से ये हम लोग रीजन
समझ सकते हैं। और एग्जाम में अगर लिमिटेशन आती है लिखने के लिए तो आपको 3 पॉइंट लिखने से ही काम चल जाएगा। उसको समझने के लिए हमने ये बात आपको बता दी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसको कहानी के रूप में ही आपको इसको तैयार करना है, तभी आप एग्जाम में लिख पाएंगे। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें इसमें। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।